लास्ट ऑफ अस का एपिसोड 2 स्टार्ट होता है ईयर 2003 इंडोनेशिया में। यहाँ कुछ गवर्नमेंट के अथॉरिटीज एक वुमेन को लोकल रेस्टोरेंट से लेने आए हुए होते हैं। ये लेडी है रत्ना, जो कि प्रोफेसर है माइकोलॉजी की। गवर्नमेंट अथॉरिटीज यहाँ रत्ना को गवर्नमेंट लैब में लेकर जा रहे होते हैं, जो कि खुद पास की एक यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। उन्हें यहाँ रत्ना की हेल्प चाहिए होती है बढ़ते हुए इन्फेक्शन को लेकर। उसे एक लैब में लाया जाता है और कॉर्डिसेप्स का स्पेसिमेन दिखाया जाता है। ये स्पेसिमेन एक इन्फेक्टेड ह्यूमन का था, जिसे पैर पे काट दिया गया था। रत्ना यहाँ श्योर थी कि ये फंगस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पर यहाँ पे रत्ना को यकीन दिलाने के लिए उस लेडी की बॉडी उसे दिखाई जाती है। रत्ना बॉडी को एग्जामिन करती है और नोटिस करती है कि बॉडी के मुंह में टेंटिकल्स हैं। ये वैसे ही हैं जैसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। इसे देखकर रत्ना शॉक रह जाती है और इससे भी ज्यादा वो शॉक तब रह जाती है जब उसे पता चलता है कि पेशेंट 0, जो कि पहला इंसान है जो सबको काट कर इन्फेक्शन फैला रहा होता है, वो अभी भी बाहर आजादी में घूम रहा है। यहाँ रत्ना को इस इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन बनाने के लिए लाया गया है, क्योंकि रत्ना खुद इस फंगस में रिसर्च कर रही होती है। पर अभी तक इस इन्फेक्शन का कोई वैक्सीन नहीं है और उसे बनाना भी पॉसिबल नहीं है। इसके बजाय वो सजेस्ट करती है कि उन्हें सिटी पर बॉम्ब ब्लास्ट करके इसे रोकना होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, यानी 2022 साल में। यहाँ एली क्वारंटाइन जोन से बाहर आकर सोकर जागती है। वो एक बिल्डिंग के अंदर होती है जहाँ जोल और टेस उस पर बंदूक तान कर नजर रख रहे होते हैं। एली दोनों को अपना निशान दिखाकर बताती है कि उसका निशान 3 हफ्ते पुराना है और वो उस इन्फेक्शन से इम्यून है। और वो यहाँ पर ये भी क्लियर करती है कि कैसे मार्लिन ने उसे बंद करके रखा हुआ था और उसके सारे टेस्ट वहाँ पर क्लियर थे। पर जोल अभी भी एली पर भरोसा नहीं करता। यहाँ जोल के रिस्ट में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वो यहाँ से एली को वापस ले जाना चाहता है और अभी भी कार बैटरी पाने का दूसरा रास्ता खोजना चाहता है। पर टेस उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा खतरा है। यहाँ टेस एली से और डिटेल बाहर लाने की कोशिश करती है, जहाँ वो एली के इम्पोर्टेंस को और जानना चाहती थी। यहाँ एली रिवील करती है कि वेस्ट में फायरफ्लाइज बेस कैंप है, जहाँ वो लोग इन्फेक्शन के क्योर पर काम कर रहे हैं और एली पर रिसर्च करके वो लोग वैक्सीन बनाने वाले हैं। जोल इन सबके अगेंस्ट है, क्योंकि वो इस वैक्सीन की कहानी पिछले 20 सालों से सुन रहा है। इसलिए वो वापस बॉस्टन जाने का कहता है, लेकिन टेस फिर से उसे आगे बढ़ने के लिए कन्विंस करती है। जब वो तीनों बाहर आते हैं तो हम देख सकते हैं कि पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी थी बमबारी की वजह से। वहाँ से द स्टेट हाउस सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ही था, पर तबाही के कारण रास्ता ब्लॉक हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक सेफ लेकिन लंबा रास्ता और दूसरा खतरनाक पर एक छोटा रास्ता। वो लोग सेफ और लंबा रास्ता चूज करते हैं। रास्ते में एली बताती है कि वो 14 साल की है और वो एक अनाथ है। यहाँ कुछ हफ्ते पहले एली एक मॉल में गई थी जहाँ वो इन्फेक्ट हो गई थी। मार्लिन ने उसकी जान बचाई थी, जहाँ फायरफ्लाइज उसे मारने ही वाले थे। पूरे रास्ते में बस सन्नाटा ही छाया हुआ था, लेकिन तभी कुछ ही दूर से एक क्लिकर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एज क्लिकर आवाज के थ्रू ही नेविगेट कर पाते थे। अब वो तीनों एक पानी से भरे होटल में जाते हैं। लॉबी को पार करते हुए वो लोग 10th फ्लोर में पहुंचते हैं, जहां आगे का रास्ता उन्हें मलबे से भरा हुआ दिखता है। यहाँ टेस आगे का रास्ता देखने के लिए मलबे में चली जाती है और वहीं जोल और एली बातें करते हैं। एली मेंशन करती कि जोल ने कल रात गार्ड को मौत के घाट कैसे उतार दिया था। इसका जवाब जोल दे ही पाता कि तब तक टेस वापस आ जाती है, जहां वो एक सिक्योर रूट के बारे में उनको बताती है जो बिल्डिंग से होते हुए जाता है। रास्ते में जाते हुए वो बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों को नीचे सड़क में मरा हुआ देखते हैं, जहां टेस पॉइंट आउट करती है कि इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये फंगस पूरे सिटी में फैला हुआ है। जहाँ इन्फेक्टेड बॉडी के साथ कनेक्ट करके ये लोग आसपास की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अगर कोई ह्यूमन दूर लगभग 1 किलोमीटर किसी इन्फेक्टेड पर पैर भी रख देता है तो इधर उसके सारे इन्फेक्टेड इंसान को उसकी इंफॉर्मेशन पास हो जाती है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग म्यूजियम वाला छोटा रास्ता लेंगे। म्यूजियम के बाहर जोल को सूखी फंगस दिखती है, जिसका मतलब है कि अंदर के सारे इन्फेक्टेड लोग मर चुके हैं। पर अंदर आकर एली को एक ह्यूमन की लाश मिलती है। उस मरे हुए इंसान के निशान से ये तो साफ था कि इन्फेक्टेड ह्यूमन ने इसकी ये हालत नहीं की थी, क्योंकि इन्फेक्टेड कभी भी अपना शिकार को इतनी बुरी तरह से घायल नहीं करते हैं। जिससे ये साफ हो गया था कि उस आदमी के साथ बाहर कुछ हुआ था और वो यहाँ बचने के लिए छुपने आया था। अब वो तीनों शांति से अपना रास्ता तय ही करते हैं कि तभी एक क्लिकर उनके सामने आ जाता है। अगर बात करें साउंड डिजाइन की
तो ये बहुत ही जबरदस्त है, स्पेशली जब वो क्रिएचर रूम में घूम रहा होता है। तभी वहाँ दूसरा क्रिएचर भी आ जाता है जो यहाँ उन दोनों को कोई आवाज ना करने का इशारा भी करता है, पर एली की सांसों की आवाज से सब गड़बड़ हो जाती है और जोल एक क्रिएचर से फाइट कर उसे गोली मार देता है। ये फाइट काफी टेंस है जहाँ तीनों सरवाइव करने का बहुत ट्राई करते हैं। जोल उन दोनों क्रिएचर्स पर जानलेवा हमला करके उन्हें मार देता है, जहाँ एली को खरोच आती है और टेस का एंकल ट्विस्ट हो जाता है। क्लिकर से एनकाउंटर के बाद वो तीनों स्टेट हाउस के लिए निकल जाते हैं। स्टेट हाउस पहुंचकर जोल वहां एक ट्रक देखता है जिसे वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे बढ़ता है, जहां ट्रक का ड्राइवर नीचे मरा हुआ होता है। यहाँ खून के निशान स्टेट हाउस के अंदर जा रहे होते हैं। इसमें फेडरल का कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता। जहाँ अंदर जाकर वो तीनों देखते हैं कि सारे फायरफ्लाइज मरे हुए थे। उनमें से एक फायरफ्लाई इन्फेक्टेड होता है। यहाँ देखकर लग रहा था कि सबने एक दूसरे को शायद मार डाला है, एज वो सब इन्फेक्टेड हो गए होंगे और इन्फेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले ही उन लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। यहाँ जोल और टेस का मिशन फेल हो गया था। टेस यहाँ किसी भी हालत में एली को फायरफ्लाइज के वेस्ट कैंप तक पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पर रखे सामान में मैप या फिर कोई ऐसा क्लू वहाँ तक पहुँचने का ढूंढने लगती है। टेस की ये हालत देखकर एली समझ जाती है कि टेस म्यूजियम में हुई क्लिकर की मुठभेड़ से इन्फेक्टेड हो गई है। टेस अपना इन्फेक्टेड मार्क जोल को दिखाती है जो कि फैलने लगा था। वहीं म्यूजियम में मिले एली को मार्क अपने आप ठीक हो रहा था। जोल ये देखकर एली पर थोड़ा विश्वास करने लगता है कि तब टेस अब अपना सेक्रीफाइस करके जोल को आगे बढ़ने के लिए कहती है, जहाँ वो जोल को बिल और फ्रैंक के पास जाने के लिए कहती है जो उसे फायरफ्लाइज के कैंप तक पहुंचा देंगे। तभी एक इन्फेक्टेड इंसान उनकी तरफ बढ़ता है, पर जोल उसे शूट करके वहीं पे मार देता है। जहाँ जमीन से टेंटिकल्स निकलकर उस इन्फेक्टेड आदमी से इंफॉर्मेशन पास करके और इन्फेक्टेड ह्यूमंस तक ट्रांसफर कर देते हैं। टेस डिसाइड करती है कि वो वहीं स्टेट बिल्डिंग में रुककर इन्फेक्टेड को रोकेगी, जहाँ जोल और एली को वहाँ से निकलकर अपने आगे का रास्ता तय करना होगा। अब यहाँ टेस बिल्डिंग में तेल के ड्रम से सारा तेल वहाँ पे फैला देती है और साथ ही कुछ ग्रेनेड्स भी रेडी रखती है। उसका प्लान यहाँ बिल्डिंग में ब्लास्ट करने का था, जिसमें वो अपने साथ सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार देगी। पर टेस का लाइटर एंड टाइम पर काम नहीं करता। तभी एक इन्फेक्टेड ह्यूमन उसे किस करने लगता है अपने टेंटिकल्स उसके मुंह पर डालकर, जो कि काफी अजीब था देखने में। एंड टाइम पर लाइटर लाइट हो जाता है और टेस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देती है। बाहर जोल और एली बिल्डिंग को जलते हुए देखते रह जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इस सीरीज का एपिसोड इस गेम स्टोरी का सबसे बड़ा पार्ट है और साथ ही कुछ पार्ट काफी दिलचस्प भी है, जैसे क्लिकर्स के साथ हुए फर्स्ट एनकाउंटर जो कि बिल्कुल पिच परफेक्ट था, जहाँ साउंड डिजाइन पूरे सीन में वाकई में जबरदस्त है। इन्फेक्टेड लोगों के साथ कनेक्टेड टेंटिकल्स एक अलग ही टच यहाँ पर देते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छा है और जहाँ तक डायलॉग्स और सीन बिल्कुल गेम से एज इट इज रखे गए हैं। यहाँ सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जोल और एली के बीच में अब ट्रस्ट रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो गया है, जहाँ वो दोनों एक स्ट्रेंजर से होते हुए फादर डॉटर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक जरूर हो सकता है, पर मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।